प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आप लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट तो पहले भी पढ़ लिया बेसिक। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का कुछ एयरफोर्स, एनडीए, जेई में से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देखना। सबसे पहले बेटे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों ने पहले ही सीखा। नॉन, नॉट, डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू जीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। बेटे इस पर आपके क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपको दे दिया P1 2 2 1 3, यहाँ ले दिया 1 0 2। इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, आपसे बोलेगा कि भाई ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंपल सी बात है, नॉन नॉट यानी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो कर देना। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो P इज नॉट इक्वल टू जीरो में आ जाएगा। अगर आपको बोलेगा सिंगुलर मैट्रिक्स तो आप डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू जीरो कर देना, तो P की वैल्यू इज इक्वल टू में आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो इस तरीके से आपका जो भी आंसर आएगा, जो भी मतलब रिजल्ट आएगा, इसी तरीके से करना है। एक्सपेंड करना है। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंड करना। तो P की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, जैसे 7 आ गया, यहाँ P की वैल्यू 7 आएगा। तो जब सिंगुलर होगा तो इज इक्वल टू, नॉन सिंगुलर होगा तो नॉट, नॉन नॉट। इस तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है बेटे। फिर आर्थोगोनल आता है। आर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? आर्थोगोनल का मतलब एक मैंने मैट्रिक्स लिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया और उनका आपस में मल्टीप्लाई किया, या फिर उल्टा कर दिया तो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। IN लिखा है, N का मतलब ऑर्डर, 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3 ऑर्डर का भी हो सकता है। फिर आता है बेटे डेम्पोटेंट मैट्रिक्स। डेम्पोटेंट का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम स्क्वायर करते हैं और वही मैट्रिक्स वापस मिल जाता है तो उसको डेम्पोटेंट मैट्रिक्स करते हैं। फिर बोलते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री क्या होता है? कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो आपका इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हो गया। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? A पावर m इज इक्वल टू जीरो। जैसे देखो एक हमारा कोई मैट्रिक्स है, 1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, और मैं आपसे बोलूँ a स्क्वायर निकालो, तो a स्क्वायर आपका क्या आएगा बेटे? 0 0 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो स्क्वायर है ये आपका m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू 2, यानी कि लिस्ट इंटीजर कितना हो गया? 2, यानी कि 2 बार करने पर ये हमारा 0 आ गया। क्लियर? अब आता बेटे यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स को समझने से पहले में कंजुगेट मैट्रिक्स जानना होगा। नाम से क्लियर हो गया कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा बेटे आपका, 1 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया माइनस आयोटा। तो इसका कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट का साइन होता है बेटे बार। क्या होता है? बार। बार हमारा कंजुगेट हो गया। अब ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा का हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। इमेजिनरी नंबर को पहले अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसे हो गया 3। ये माइनस आयोटा है तो आपका प्लस आयोटा आ गया, ये आपका निकल गया A बार। ठीक है। अगर मैं इस बार को T कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, तो मेरा आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 3 और आयोटा ट्रांसपोज कर दिया मैंने। तो बेटे ये जो A बार T है ना, इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे कर देते हैं। शॉर्टकट में एक जीरो लगा के एक डंडा लगा देते हैं, है ना। ये होता है आपका, मतलब इस तरीके से कंडीशन आ जाता है कहीं कहीं। मतलब इसको जो है ना बेटे, आपको जो है ना, ये इसको हम A लिख सकते हैं। तो आप अगर A कहीं लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब होता है पहले कंजुगेट फिर उसका ट्रांसपोज। आया समझ में? तो इस तरीके से अब मेरा यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब यही होता है, पहले A कंजुगेट फिर उसका ट्रांसपोज फिर उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, I के बराबर आ गया तो यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट टिक करने को आता है, तो आप लोग ये अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये टिक करने के आते हैं, एनडीए एयरफोर्स में तो तुरंत आता है। आर्थोगोनल क्या होता है? याद है? टिक। इनवॉलेंट्री क्या होता है? याद है? टिक। तो इसलिए याद करना जरूरी है ये सारे के सारे रिजल्ट। अब आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखो बेटे, हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम पहचानते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं, और दोनों आपको बताया जाएगा। ध्यान से देखना। एक मैंने एग्जाम्पल लिया, ये है आपका हर्मिशियन का। किसका? हर्मिशियन का है बेटे, है ना। ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स का मैंने एग्जांपल लिया। 3 4 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5। बेटे झट से देख के ही पहचान जाना कि हर्मिशियन है। कैसे? उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आपका ये जो डायगोनल है ना मेरे बच्चे, ये आपका प्योरली रियल होना चाहिए। सबसे पहला डायगोनल आपका क्या होना चाहिए? नोट कर लो, डायगोनल मस्ट बी, डायगोनल मस्ट बी, है ना, प्योरली रियल। प्योरली रियल होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपका ये 4 माइनस आयोटा है, तो जो इमेजिनरी है ना, जो इमेजिनरी नंबर है, जैसे आपका 4 माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा,
2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा। तो आप देख रहे होगे जो इमेजिनरी नंबर है उसके पहले जो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, -2 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा। मतलब रियल नंबर वैसे ही रहेगा, बस इमेजिनरी नंबर चेंज हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होगे सर जी समझ में नहीं आया, दूसरे तरीके से बताओ। लो दूसरे तरीके से बता रहे हैं, ध्यान से देखना बेटे। मैं इसका निकाल दिया कंजुगेट। क्या निकाल दिया? कंजुगेट। ये देखना फटाफट कंजुगेट आ गया। 4 माइनस आयोटा 5 -2 माइनस आयोटा। बेटे कंजुगेट का मतलब समझ रहे हो, आयोटा के पहले प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ऐसे 2 प्लस आयोटा तो 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा 2, ये लिख दिया। अब बेटे इसका हमने कर दिया ट्रांसपोज। जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो 3 4 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा 5, और ये आ जाएगा आपका -2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा और 2। ज़रा ध्यान से देखो वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया? देखो आपका ए के बराबर आ गया ना, देखना फटाफट। 3 4 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 -2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, सेम आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला सेम आ गया। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप क्या करो, पहले कंजुगेट के बाद ट्रांसपोज। अगर वही मैट्रिक्स आ गया तो आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स क्लियर, आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं स्क्यू हर्मिशियन। बेटे एक बात याद रखना, हर्मिशियन में डायगोनल हमारे प्योरली रियल होते हैं। अब बेटे स्क्यू हर्मिशियन जैसे स्क्यू सिमेट्रिक होता है, मैंने पढ़ाया था, डिटर्मिनेंट का वीडियो देख लेना आप लोग, उसमें था। अगर स्क्यू हर्मिशियन होता है बेटे तो स्क्यू सिमेट्रिक अलग है, स्क्यू हर्मिशियन अलग है। जहां हर्मिशियन नाम आ गया तो समझ लेना कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और जब स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो सिंपल है, वो आपको सिखा रखा है मैंने। स्क्यू सिमेट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा था डायगोनल 0 होता है। बेटा यहाँ भी डायगोनल आपका 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। याद रखना, या तो ये डायगोनल आपका 0 होगा, या तो डायगोनल टिंग टिंग 0, या फिर आपका ओनली प्योरली इमेजिनरी। यहाँ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी प्योरली इमेजिनरी क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है बेटे, आपका या तो केवल आयोटा, इसके साथ अगर 3 आ गया ना तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ये प्योरली इमेजिनरी नहीं होता, ये हमारा रियल और इमेजिनरी का मिक्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है ओनली आयोटा फॉर्म में, जैसे 2 आयोटा आ गया, यहाँ केवल माइनस आयोटा आ गया, यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया, इस तरीके से ओनली आयोटा फॉर्म में या तो 0, तो उसे हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। अब देखना बेटे इसका क्या रूल है, उसमें आपका क्या था, आयोटा के पहले प्लस था तो माइनस हो जा रहा था, यही था ना। इसका पहचानने का झट से तुरंत पहचान जानना कैसे। इसमें क्या होगा बेटे, ये जो रियल है ना, रियल प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो ये -3 + 3, -1 + 1, -2 + 2, और ये प्योरली इमेजिनरी या फिर 0 है कि नहीं है? या तो प्योरली इमेजिनरी है या फिर 0 है, या तो सारे 0 हो जाए, या तो सारे आयोटा हो जाए, या फिर आयोटा और 0 दोनों हो जाए। याद रखना, ठीक है। तो पहचानने का क्या तरीका बेटे, उसमें क्या था, हर्मिशियन में क्या था आपका, इमेजिनरी से पहले माइनस तो प्लस लिख देते थे। यहाँ पे क्या है, रियल से पहले माइनस तो प्लस लिख देंगे, रियल से पहले माइनस तो प्लस लिख देंगे, रियल के पहले माइनस तो प्लस लिख देंगे, प्लस होगा तो माइनस लिख देंगे। अब आपको कहोगे सर इसको अब बना के दिखाओ, बेटे बना के भी दिखा दे रहा हूँ। देखो शांति, देखो वेट करो, देखो ये देखो, इसका मैंने बना दिया कंजुगेट। अब ये आ गया हमारे पास, जब कंजुगेट करेंगे इसका तो +3 आयोटा का -3 आयोटा, और ये आ जाएगा आपका, ये क्या होगा, -3 -2 आयोटा, -1 प्लस आयोटा। कंजुगेट का मतलब केवल आयोटा के साइन बदलेंगे बेटे, केवल आयोटा के साइन बदलेंगे मेरे बेटे, है ना। 1 प्लस आयोटा, 2 + 4 आयोटा, और ये आएगा 0। अब इसके बाद इसका कर दो ट्रांसपोज। क्या कर दो, ट्रांसपोज। जैसे ट्रांसपोज करोगे ये देखो आपका आ गया -1 प्लस आयोटा, 3 - 2 आयोटा, 2 आयोटा, -2 + 4 आयोटा, ये आ गया 1 प्लस आयोटा, 2 + 4 आयोटा, ये आ गया 0। अब माइनस लगा दो, क्योंकि स्क्यू में माइनस होता है। जैसे बेटे इसकी सिमेट्रिक में A' = -A होता था, ऐसे यहाँ पे A
जीरो के थीटा, थीटा बोलो, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए होगा, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, यानी आप यहाँ माइनस लगा दो। जैसे आप माइनस लगाओगे बच्चे मेरे, ये 3 बन गया, ये माइनस 3 प्लस 2 आयोटा बन गया, ये माइनस 1 माइनस आयोटा बन गया, ये 3 प्लस 2 आयोटा बन गया, ये माइनस 2 आयोटा बन गया, ये माइनस 2 माइनस 4 आयोटा बन गया, ये माइनस 1 माइनस आयोटा बन गया, ये माइनस 2 माइनस 4 आयोटा बन गया, ये 0 बन गया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, -1 +1, सॉरी स्टूडेंट, +1 माइनस आयोटा, ये देखो माइनस क्या है, कैसे गड़बड़ हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई किया, यहाँ छूट जा रहा है ना, +2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो सारे के सारे बन के आ गए आपके सेम, किसके बराबर, एक माइनस ए के बराबर आ गया, किसके बराबर, -a के बराबर। तो आपका स्क्यू हर्मिशन तो समझ में आ गया होगा। स्क्यू हर्मिशन में क्या होगा, डायगोनल या तो प्योरली रियल होगा या 0 होगा या दोनों होगा, ठीक है। और पहचानने का तरीका भी बता दिया। हर्मिशन में क्या होता है, रियल नंबर के पहले प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ इमेजिनरी के पहले प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये आप पहचानना, माइनस या माइनस है तो देखो प्लस। सारी स्टूडेंट्स, रियल नंबर स्क्यू हर्मिशन में रियल नंबर के पहले माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, ठीक है। और हर्मिशन में क्या होता है, हर्मिशन में जस्ट उल्टा, प्लस है ना तो ये माइनस आयोटा से पहले +4 आयोटा, -4 आयोटा, -2 ऐसे रहेगा, -2 ऐसे रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के बारे में देख लिया। अब देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को ट्रेस कैसे करेंगे। जैसे हर चीज़ का ट्रेस होता है ना, ट्रेसिंग बहुत जानते होंगे आप लोग, ट्रेस करते हैं। चलो ये ट्रेस करते हैं, ऐसे हमारा मैट्रिक्स में भी ट्रेस होता है, बहुत ही आसान है बेटे। ट्रेस मैट्रिक्स कैसे, अगर आपका ये लिख दिया मैंने 1 4 3 2 4 0 3 2 1 ऐसे लिख दिया, और इसका ट्रेस निकालना है तो ट्रेस का मतलब होता है सारे डायगोनल को ऐड कर दो, है ना, जितना होगा 4 बाई 4 होगा तो 4 4, डायगोनल को ऐड कर दो, 1 4 1, आंसर आ गया 6। बेटे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रेस ए बी इज इक्वल टू ट्रेस बी प्लस ट्रेस बी इंटू ए, उल्टा होता है जस्ट, है ना। तो याद रखना, जैसे ए बी डैश का बी डैश ए डैश, ए बी इनवर्स का बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे ट्रेस ए बी का बी ए, एडजॉइंट ए बी का एडजॉइंट बी ए, सबका उल्टा हो जाता है, ऐसे इसमें भी है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका ट्रेस मैट्रिक्स। अब बेटे एक आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है आपका, जैसे देखो नाम से क्लियर है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी अपर में एक ट्रायंगल बनेगा। देखो 3/3 अगर हम लेते हैं, ऐसे देखना, ये देखो, ये देखो, है ना बेटे, आया। अब जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बेटे, इसके डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट होंगे, जो भी आएंगे वो 0 होंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 7। इसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये वाला जो है ना, ये 0 होंगे, नाम से क्लियर है। ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल के नीचे वाला 0 जो होगा उसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटे। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एक होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, देखो सिंपल है, एक मैट्रिक्स आप बनाओ ऐसे, ठीक है। अब की बार जो हमारा बनेगा, ऐसे कुछ बनाना, जैसे यहाँ इस तरीके से बनाना। अब की बार हम क्या करेंगे बेटे, उल्टा बनाएंगे, उल्टा यानी ऐसे काटेंगे, ऐसे यूं यूं यूं, ठीक है। यहाँ आप क्या लिख दो, यहाँ लिख दो आप 4 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ पे आप 7 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो, यहाँ 9 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, है ना। मतलब इस डायगोनल के ऊपर जो हमारा एलिमेंट होगा, ये वाला, ये होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर। मतलब देखो नीचे ट्रायंगल बना है, नीचे, यहाँ अपर, ऐसे, है ना। तो आप लोग पहचानने के लिए तरीका है, आप लोग इजीली हम पहचान सकते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख लिया बेटे। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के बारे में सीखेंगे। तो बेटे हम लोग पढ़े थे कि XYZ की वैल्यू फाइंड पढ़े थे हम लोग एडजॉइंट मेथड से। आज हम लोग जो थोड़ा डिफरेंट है, एडजॉइंट मेथड ना पढ़ करके हम लोग एक क्रैमर रूल बताएंगे आप लोगों को, नया रूल है, ठीक है। उससे भी XYZ की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं। एडजॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बेटे, ध्यान देना। यहाँ पे आपके सामने कुछ कंडीशन लिखे, नॉन होमोजीनियस। अब ये कहता है नॉन होमोजीनियस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, x - y + z = 2y + z
जेड इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये मत सोचना, मतलब नॉन होमोजीनियस का सिंपल बेटे कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमारा जो ये सी है ना, ये वाला एलिमेंट, ये कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, 2 3 4 5 4 7, मतलब ये आपका रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए बेटे, ठीक है। ये होते हैं आपके नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में ये सारे जीरो होंगे, ए बी जीरो, ए बी जीरो, ए बी जीरो। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना। इज इक्वल टू में नंबर आएगा, इज इक्वल टू में क्या आएगा? नंबर आएगा। अभी मैं एग्जांपल लेकर के और बता रहा हूँ आपको। इसको पहले मैं क्रैमर रूल से समझाऊंगा, फिर इसकी मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आप लोगों को। देखो जैसे देखो कैसे अरेंज किया, इसका कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1, देखो 1 माइनस 1 1 0, ये देखो यहाँ x है नहीं तो x नहीं है तो 0x आ गया, तो 0 1 1 आ गया, माइनस 1 1 0 आ गया। आप लोगों ने क्लास उसमें पढ़ा था सीबीएसई में मैंने आपको पढ़ा रखा था एडजॉइंट मेथड से एक्स वाई जेड निकाला। मैं यहाँ पे आपको क्रैमर रूल से बता रहा हूँ बेटे। यहाँ पे डेल्टा बोलते हैं इसको, ये जो आपने लिखा ना, इसके कोफिशिएंट को जो आपने लिख दिया इसे डेल्टा बोलेंगे। जब आप इस डेल्टा की वैल्यू फाइंड करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो इसकी वैल्यू आएगा 1। आप लोग निकालना 1 आएगा पक्का, ठीक है। अब हम लोग डेल्टा 1 निकालेंगे। देखो डेल्टा 1 क्या होता है? डेल्टा 1 जो होगा बेटे, बहुत ध्यान से देखना, ये जो आपका एलिमेंट है ना, ये वाला 2 3 0, ये वाला है ना, ये जो 2 3 0 है ना, इसको हम x की जगह पे शिफ्ट कर देंगे 2 3 0, बाकी सेम एज इट इज माइनस 1 1 1 1 0, ठीक है। और जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू आएगा वो भी 1 आएगा। इन केस ऐसा एग्जांपल मैंने लिया है, इजी एग्जांपल लिया है कि हमारा सेम, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इजी एग्जांपल इसीलिए लिया कि कैलकुलेशन आपके लिए दिक्कत ना आए। जब डेल्टा 2 लोगे तो आप देखो बेटे, ये तो सेम रहेगा। अब किसको शिफ्ट कर, 2 3 0 का y की जगह पे शिफ्ट कर देंगे, यानी इसकी जगह पे शिफ्ट कर देंगे 2 3 0, और ये वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो इसका भी आंसर 1 आएगा। जब आप बेटे डेल्टा 3 लोगे तो डेल्टा 3 में अब ये दोनों सेम रहेगा, 1 0 माइनस 1 और माइनस 1 1 1, और ये जो सी, ये जो वाला है ना, ये वाला एलिमेंट 2 3 0 ये आ जाएगा यहाँ पर। एक बार फिर से समझना, इसकी शिफ्टिंग समझना बेटे। 2 3 0 एक बार यहाँ पे शिफ्ट होगा डेल्टा 1 में, फिर 2 3 0 एक बार यहाँ पे शिफ्ट होगा डेल्टा 2 में, फिर डेल्टा 3 में 2 3 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा। बाकी सब कुछ एलिमेंट अनचेंज्ड वही रहेगा। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसकी वैल्यू आपका आ जाएगा 2। अब देखना बेटे, आपको x निकालना है ना, तो x निकालने के लिए क्या करोगे, डेल्टा x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा 1 बाई क्या लिख दोगे आप, इससे एक फार्मूला होता है डेल्टा 1 बाई डेल्टा, यानी कि डेल्टा से हम डिवाइड कर देंगे, डेल्टा 1 बाई डेल्टा। अब बेटे डेल्टा 1 की वैल्यू आपका कितना आया था 1, 1 बाई 1 तो आंसर 1 आ गया। जब आप डेल्टा y निकालोगे तो डेल्टा y के लिए डेल्टा 2 बाई डेल्टा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा आपका डेल्टा 2 की वैल्यू 1, 1 बाई 1, तो इसका भी आंसर 1 आ गया। अब जब डेल्टा z निकालोगे तो आपका आ जाएगा डेल्टा 3 डिवाइडेड बाई डेल्टा, तो इसकी वैल्यू आपका हो जाएगा 2 बाई 1, तो आंसर 2 आ गया। बेटे एक्स वाई जेड निकल के आ गया आपका, x की वैल्यू 1 आ गया, y की वैल्यू 1 आ गया, z की वैल्यू 2 आ गया। पुट करके देख लो वही आएगा ना, करके देख लेना, कितना इजी है। कुछ नहीं करना, शिफ्ट कर देना है बस। जो आपका ये वैल्यू है इसको एक बार x के प्लेस पे, फिर इसको एक बार y के प्लेस पे, इसको एक बार z के प्लेस पे एक्सपेंड कर दो और डेल्टा से डिवाइड कर दो। ये जो डेल्टा है ना, इससे आप जब इसको डिवाइड करोगे x आएगा, इस डेल्टा को जब इससे डिवाइड करोगे y आएगा, इस डेल्टा को इससे डिवाइड करोगे आपका z आएगा। x y z आपका निकल के आ गया चुटकियों में, बिना इनवर्स का, बिना एडजॉइंट का, बिना कैलकुलेशन का। बस केवल यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन की आपकी जरूरत पड़ी, क्या, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना। अब बेटे समझना है यहाँ पे, अब हम लोग जो समझते हैं नॉन होमोजीनियस में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, देखो आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 था कि नहीं था, तो इसके यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे। देखो आपको यूनिक सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला, एक ही सोल्यूशन मिला ना, 1 1 और 2, आपका x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ये यूनिक सोल्यूशन हो गया डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इन केस अगर कुछ और आ गया, सेकंड कंडीशन पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जेईई मेन में आपका क्वेश्चन आया हुआ था मेरे बच्चे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ले रहा हूँ, देखो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन लेता हूँ, टॉप क्वेश्चन एक ले रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, ऐसा था, जेईई मेन का क्वेश्चन है x1, और जेईई मेन का है तो एनडीए वाले मत सोचो कि देखना नहीं है, एनडीए में भी आ सकता है बेटे क्वेश्चन, ठीक है। 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 3x1 प्लस 5x2। अरे बेटा x1 x2 x3 की जगह पे x y z है, समझ लो, है ना। x1 x2 x3 में घबराओ मत कि क्या आ गया, है ना 1। अब आपसे क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे सोल्यूशन पूछा था, इसके सोल्यूशन क्या हैं, 3 हैं, यूनिक है, या फिर नो है, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट है।
कितने सोल्यूशन होंगे बेटे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल मेथड, आप इसका डी निकालो यानी डेल्टा निकालो। डेल्टा कैसे निकालोगे, 1 2 1 2, कोफिशिएंट लिखते चले जाओ बेटे सबके। कोफिशिएंट मैंने लिख दिया और कोफिशिएंट लिखने के बाद में आप इसे एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करके इसका आंसर आ जाएगा 0, है ना। थोड़ा समय टाइम खराब ना हो इसलिए मैंने इसे लिख के लाया। डेल्टा 1 कैलकुलेशन करके लाया हूँ क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। अब बेटे डेल्टा 1 का मतलब x की वैल्यू आप निकाल रहे हो, तो ये जो होगा ना मेरे भाई, ये 331 यहाँ पे x की जगह पे शिफ्ट कर दो, बाकी एज इट इज। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा और आप खट से नो सोल्यूशन पे टिक करके आ जाओगे। आप पूछोगे सर जी क्यों, ये देखो जब डेल्टा की वैल्यू 0 होगा और इनमें से कोई एक वैल्यू, चाहे डेल्टा 1, यहाँ डेल्टा 1 हमें मिल गया, मान लो डेल्टा 1 आपको यहाँ पर, इन केस बेटे डेल्टा 1 की वैल्यू आपको नॉट इक्वल टू 0 ना मिला होता, कुछ और मिला होता, तो यहाँ पे मतलब 0 मिल गया होता, तो आप क्या चेक करना छोड़ देते, नहीं आप डेल्टा 2 चेक करो, डेल्टा 3 चेक करो, सारे चेक करने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है डेल्टा इसमें। तो चलो ये तो खट से आंसर आ गया, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको, हो सकता है डेल्टा 2 आपको 0 के बराबर ना मिले, हो सकता है डेल्टा 3 0 के बराबर ना मिले। तीनों में से अगर कोई एक बराबर नहीं है तो उसे हम बोलते हैं नो सोल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब जैसे जब दो लाइन पैरेलल हो जाती है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो उसे नो सोल्यूशन बोलते हैं, यानी उसका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो आप नो सोल्यूशन पे टिक करके आ जाना, ठीक है। चलो देखो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इसी पे, है ना, इसी पे एक क्वेश्चन और लेता हूँ इनकंसिस्टेंट पे ही। ये भी आपके जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था बेटे, है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपके जेईई मेन में आए थे और एनडीए में भी पूछा गया है। एनडीए में भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एयरफोर्स में भी आ चुका है बेटे, है ना। तो आप लोग पढ़ लेना ठीक से, जो भी बच्चे एनडीए जेईई मेन का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो क्वेश्चन को ज़रूर देखना। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक नहीं बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख के लाया, यहाँ पर भी इसी तरह से दिया, इनकंसिस्टेंट फलाना यूनिक पता नहीं क्या क्या सब कुछ दिया है, ठीक है। कुछ नहीं करना बेटे, बहुत सिंपल तरीका, क्या करना 1 1 1 2 3 2 2 3 a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने के बाद में आपका क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर दोगे। अब सोचोगे क्यों 0 कर दिया, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटे आपका ये क्या है, कंसिस्टेंट, है ना, मतलब ये आपका दिया है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब या तो 0 के बराबर आपका ये आएगा। तो यहाँ पे बेटे हमारा इज इक्वल टू 0 तो पूछ रहा है हमसे a की वैल्यू क्या होगा, और इस a की वैल्यू पे आप बताओ, ऑप्शन है आपका इनकंसिस्टेंट, मॉड a इज इक्वल टू इनकंसिस्टेंट, इस तरह से नाम दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 0 कर दो आप। और जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू मिलेगा √3, तो जिसको आप लिख सकते हो मॉड a इज इक्वल टू √3, मॉड a इज इक्वल टू √3। अब यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ऑप्शन में आपका √3 भी दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ इनकंसिस्टेंट भी लगा रखा है। अब क्वेश्चन ये उठा इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट बेटे देखो जो ऑप्शन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन है बेटे, एक तो यूनिक है, ठीक है, एक है आपका नो सोल्यूशन, ठीक है, एक आपका नो सोल्यूशन, और साथ में आपका दिया है मॉड a इज इक्वल टू √3, और एक डी दिया है आपका मॉड a इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो देखो कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये आपको टिक करना है। अब देखो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए हमारे पास है या नहीं है चेक करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, देखो ये जो मॉड a की वैल्यू √3 दिया है ना, इसको आप उठा के यहाँ पुट करो, इस इक्वेशन में देखो पुट करो जरा, तो क्या आएगा 2x प्लस 3y, पुट करना बेटे, 3 - 1 2z आ गया, √3 + 1, ये इक्वेशन देखो बेटे आप, और ये वाला इक्वेशन देखो सेम आ गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू ये आ गया, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल कंडीशन का केस आ गया, यानी इनकंसिस्टेंट आ गया। तो आप किस पे टिक करके आओगे, इनकंसिस्टेंट यानी नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन पे टिक करके आओगे, मॉड a इज इक्वल टू √3 आ रहा समझ में। तो इस तरीके से आपका नो सोल्यूशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट किसे बोलेंगे बेटे, यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, ये आपका कंसिस्टेंट होता है, ये भी कंसिस्टेंट होता है ना, लेकिन ये आपका क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो ये तो आपका आ गया नॉन होमोजीनियस पे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा होमोजीनियस पे, ठीक है, होमोजीनियस पे कुछ क्वेश्चन देखना।
होमोजीनियस का मतलब बेटे होता है इज इक्वल टू जीरो होते हैं, सारे इक्वेशन हमारे जीरो के बराबर होते हैं। चलो मैंने एक इक्वेशन लिखा है आपके सामने, 2ax माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू जीरो, x प्लस ay प्लस 2z इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस az इज इक्वल टू आपका जीरो दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछा है हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब क्वेश्चन ये उठा भैया ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहाँ से आ गया? बेटे ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन केवल और केवल होमोजीनियस में होते हैं, याद रखना। ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन केवल होमोजीनियस में होते हैं। होमोजीनियस होता क्या है? इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, अगर 1 आ गया तो होमोजीनियस नहीं है, सारे जीरो होंगे तभी होमोजीनियस होंगे। तो नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल वहीं पे आता है। अब देखना, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो 1 ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, यानी कि उसका सोल्यूशन सेट केवल एक ही होगा। और अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन 1 ट्रिवियल सोल्यूशन, 1 ट्रिवियल सोल्यूशन, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। बड़ा कन्फ्यूजन है, जब डेल्टा की वैल्यू जीरो होगा ना बेटे तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, और अपने आप वो क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन भी होते हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी होते हैं, जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं। कुछ नहीं सोचना बेटे, क्यों झंझट में पढ़ना, इतना झंझट में मत पढ़ो। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जीरो के बराबर कर दो, बस कुछ नहीं करना। 2a माइनस 2 3 1a 2 2a सॉरी 0 y a इज इक्वल टू जीरो। जब एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करना तो आप लोगों को आता ही होगा, तो एक्सपेंड करने में आपका आ जाएगा 2, आंसर आपका हो गया 2। हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, आंसर 2। ये समझ लो, जब डेल्टा, जब हमारे कई इक्वेशन होंगे, जब हमें चेक करना होगा तब देखेंगे डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटे अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए, यहाँ मान लो ए ना होता, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो हम चेक करेंगे डेल्टा हमारा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डेल्टा मेरा जीरो के बराबर नहीं है तो उसके एक ही ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। मान लो इक्वेशन होता बेटे, यहाँ तो ए दे दिया, कोई इक्वेशन होता मान लो 3, और आपको पूछ लेता कि भाई बताओ ये ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, तो आप जब उसको एक्सपेंड करोगे, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, डेल्टा जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर इक्वल टू जीरो होगा तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। लेकिन कंडीशन है, ये नॉन ट्रिवियल भी होते हैं, ट्रिवियल भी होते हैं इन फाइनाइट सेट के लिए। और ये जो होगा हमारा केवल एक ही ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, और इसके इनफाइनाइट ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। यानी इसके आपके कितने सोल्यूशन सेट होंगे, ट्रिवियल इनफाइनाइट होंगे, मतलब बहुत सारे इसके ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। ठीक है, ठीक। तो आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा था क्लास 10th में, पढ़ा नहीं था, इनफाइनाइट सोल्यूशन सेट, जब पैरेलल लाइंस होते थे, तुम्हारे पैरेलल नहीं कोइंसिडेंट लाइन होते थे तो आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे। बस वैसी तरह से बेटे ये भी है ना, कोइंसिडेंट हो जाते हैं, एक ही तरह का बन जाता है। लैम्डा एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू जीरो। ये भी आपका नॉन ट्रिवियल है बेटे, क्या है, नॉन ट्रिवियल। तो आपसे पूछा है, ऑप्शन दिया है इस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो कितने इसके सोल्यूशन होंगे, इसके कितने सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन निकालने के लिए सिंपल है, 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। आप जब एक्सपेंड करोगे तो लैम्डा के 3 वैल्यू आएंगे, 0 1 माइनस 1। कितने सोल्यूशन हो गए, 3 पे टिक कर देना आप। ठीक है बेटे, कोई टेंशन मत लेना, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे ट्रिवियल आए नॉन ट्रिवियल आए, इज इक्वल टू जीरो करना है, बस क्या करना है, इज इक्वल टू जीरो करना है। हाँ, अगर मेरा पूरा इक्वेशन कोई वैल्यू निकालने को आता है तो आप इज इक्वल टू जीरो करके ही आ जाना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर चेक करने की बात आती है तो इसको चेक कर लेना आप बड़े प्यार से, क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल समझा दिया, अब इस तरह से आप लोग कर लेना। अब हम यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन बना के लाऊंगा सुपर 20 के नाम से, एनडीए और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। थैंक यू बेटे।